नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का थ्योरेटिकल पोर्शन। और आपकी क्लास 9th की ज्योग्राफी के भूगोल का पहला अध्याय है जिसका नाम है भारत का आकार और उसकी स्थिति। ओके फ्रेंड्स, अब हम चालू करते हैं अपना आज का पोर्शन। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं अपने आज के कंटेंट की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है भारत का आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ये बात तो सर्वविदित है दोस्तों कि भारत जो देश है हमारा, विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, क्योंकि भारत हमारा एक विकासशील देश है और विकसित देश की तरफ अग्रसर हो रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है। कृषि में, उद्योगों में, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति भारत द्वारा की गई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फ्रेंड्स, भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत ने अपनी प्राचीन सभ्यताओं, गणित, चिकित्सा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर चरक हुए, जो कि प्राचीन समय में जो ऑपरेशन वगैरह होते थे हमारे भारत में चरक जी पूर्व समय से ही करते आ रहे हैं। खगोल विज्ञान, भारत में प्रकृति पड़ता और यहाँ की संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं बौद्ध धर्म आपका भारत से ही नेपाल में फैला, चीन में फैला, तिब्बत में फैला। तो काफ़ी सारे धर्मों का प्रचार प्रसार भारत में रहा है, क्योंकि भारत में सर्वधर्म सद्भाव की भावना रहती है दोस्तों। आर्थिक विकास और आधुनिक तकनीकी नवाचारों के आधार से विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और विश्व प्रसिद्ध आर्यभट्ट जी थे जिन्होंने भारत में जो सबसे पहले शून्य का ज्ञान पूरे विश्व को दिया था। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थिति के संदर्भ में जानते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध को कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि पूरा विश्व ये पूरा एक अर्थ है। अर्थ में एक बीच में एक रेखा खड़ी हुई है जिसे 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं। इस रेखा को दोस्तों आप भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। इसके विषय में ऐसा कहा जाता है दोस्तों, वास्तविकता इस रेखा की यह है कि यह पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, ना कि वास्तविक। यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है दोस्तों। ऊपर का हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे का हिस्सा आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। मैंने आपको बता दिया था दिशाओं को पहचानने के लिए आप प्लस का निशान बनाएंगे तो इस तरफ पूर्व आएगा, इस तरफ आपका पश्चिम आएगा, और ऊपर की तरफ आपका उत्तर और नीचे की तरफ आपका दक्षिण। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ओके, भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री पूरब देशांतर तक है। ओके फ्रेंड्स, अक्षांशों की बात करें, अक्षांशों को समझने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अक्षांश आपके इस प्रकार से चलते हैं, ऊपर भी विषुवत रेखा के दोनों तरफ आपके अक्षांश चलते हैं। ओके दोस्तों, इस तरफ चलते हैं, ऐसे चलते हैं। और आप बात करें, अगर आप देशांतरों की बात करें तो इस रेखा के दोनों ओर आपके देशांतर चलते हैं। आगे मैंने मैप में लगाया हुआ है, उसमें आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बराबर बांटती है कर्क रेखा। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप और अरब सागर स्थित हैं। देखिए, आगे मैप के जरिए समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने बताया, अर्थ पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिस रेखा को 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसकी जो चल रहे हैं, ऊपर की तरफ उत्तरी अक्षांश है, नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांश है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ये आपकी 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार दोस्तों 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये अक्षांश चल रहे हैं आपके। अब बात करें दोस्तों, ये देशांतर रेखा है। यहाँ से अगर चलेंगे तो 30 डिग्री देशांतर रेखा, 60 डिग्री देशांतर रेखा, इस प्रकार देशांतर रेखा यहाँ भी चलती हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गएंगे। अब आपके क्या कहा गया दोस्तों कि जो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, तो देखिए भारत के बारे में अगर देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये भारत का 4 डिग्री पर आ रहा है, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर और 15 डिग्री से बीच में है। तो ये जो आपका है 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तर दिशा में स्थित है, ऊपर का हिस्सा उत्तर में है। ओके, और कहाँ तक फैला हुआ है, अगर यहाँ तक बात करें तो ये फैला हुआ है आपका 37 डिग्री और आपका 6 मिनट, यानी कि देखिए 30 और 45 के बीच में है। तो कहाँ पर है जी?
37 डिग्री 6 मिनट तक आपका भारत फैला हुआ है। देशांतर की बात करें दोस्तों, तो पहले आप मैं अक्षांश बता देता हूँ। अक्षांश आप लोग देख रहे हैं, टोटल अक्षांश 90 तो ऊपर की तरफ है और 90 नीचे की तरफ है, और एक आपकी विषुवत रेखा, तो टोटल आपके अक्षांश है वो 181 हैं। अब देशांतर रेखा की बात करें, पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, आप जोड़ सकते हैं। देशांतर रेखा देखिए 180 इस तरफ और 180 इस तरफ, जोड़ेंगे तो 360 हो जाएंगे, 360 अक्षांश हैं। और अक्षांश रेखा ये भी काल्पनिक अक्षांश रेखा है। भारत की स्थिति का अगर हम पता लगाएं तो देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखा में अगर इन लाइनों को पूरा कर दें तो 60 डिग्री अक्षांश रेखा है, और इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं 90 डिग्री अक्षांश रेखा को, तो ये भारत को काटती हुई निकल रही है आपकी 90 डिग्री अक्षांश रेखा। अब भारत आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो ये भारत जो स्टार्ट हो रहा है आपका 68 डिग्री, कितना दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से चल करके आपका जो जहाँ तक जा रहा है, ये रहा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अब कर्क रेखा भी हमारे भारत में होकर के निकलती है। कर्क रेखा को दर्शाने के लिए मैंने एक चित्र लिया है, देखिए आगे देखिए, ये जो चित्र है आपका, ये कर्क रेखा जो आपकी दिखाई गई है इस चित्र में, ये कर्क रेखा है आपकी। कर्क रेखा का मान आपका 23.5 डिग्री उत्तर में है। देश को दो भागों में अलग करती है कि ऊपर का हिस्सा इसका दोस्तों ऊपर उत्तरी भाग है इंडिया का, और नीचे का हिस्सा इसका दक्षिणी भाग है इंडिया का। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और भारत के दक्षिण पूर्व में, जैसा मैंने आपको बताया, अगर इसमें हम प्लस की लाइन को खींच देते हैं तो भारत का दक्षिण पूर्व कौन सा हुआ, नीचे का हिस्सा दक्षिण है और दक्षिण पूर्व कौन सा हुआ, ये। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। ओके दोस्तों, और दूसरी तरफ हम बात करें बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो ये बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। और अरब सागर की ओर बात करें, अरब सागर कहाँ है आपका, ये अरब सागर की ओर बात करें तो आपका लक्षद्वीप आ जाता है, मालदीव वगैरह इस साइड में पड़ते हैं आपके। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है। देखिए कोई भी चीज़ है उसके 4 बिंदु होते हैं, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण। देखिए तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सबसे जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। ओके दोस्तों ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है आपका, क्योंकि इंदिरा गांधी यहाँ पर पहुंची थी, इसलिए इसको इंदिरा बिंदु नाम दिया गया था। 2014 में सुनामी आया, उसके कारण ये जलमग्न हो गया। अब यहीं पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत के अगर सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम गोहार मोती है। लिख लेना दोस्तों, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम गोहार मोती है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक गांव है। और अगर बात करें भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, तो उसका नाम है किबिथू। यह पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत, चीन और म्यांमार सीमा के पास स्थित एक शहर है। और अगर बात करें भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, तो उसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल क्या है दोस्तों, सबसे उत्तरी बिंदु है जो सियाचिन मुजताज में काराकोरम रेंज के पास स्थित है। ये एक पर्वतीय दर्रा है। और दोस्तों 1912 में देवी लक्ष्मी के नाम पर इसे इंदिरा कौल नाम दिया गया था। और दोस्तों भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका कन्याकुमारी है। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा से पहले हम भारत का क्षेत्रफल और जान लेते हैं। भारत का आकार, भारत का आकार देखिए, भारत के भूभाग यानी कि भारत जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ओके दोस्तों, अगर इसे डिस्क्राइब करें थोड़ा और भारत का क्षेत्रफल, तो ये निकल करके आता है आपका 32,86,283 वर्ग किलोमीटर, जो दोस्तों हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षावनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और इसे विशिष्टता भौगोलिक पहचान देते हैं। देखिए भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जो ज़्यादातर प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न। अब भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा 1200 किमी, और समुद्र की जो सीमा कहें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ जो है वो 7,516.6 किमी। दोस्तों थोड़ा सा इसमें अपडेट हो गया है, एनसीईआरटी की बुक्स में थोड़ा पुराना दिया गया हुआ है। अब ये बढ़ के दोस्तों 11,098.81 लिख लीजिए, 11,098.81 हो चुकी है। अब ये कैसे हुई है ये बात और जान लीजिए दोस्तों। ये दोस्तों नई माप जो है राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन NHO देहरादून द्वारा राष्ट्रीय तट रेखा सर्वेक्षण में उन्नत तकनीकी का उपयोग करके की गई है। उसके अकॉर्डिंग ये नए आंकड़े आए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का आकार
देखिए भारत के उत्तर पश्चिम में, देखिए आप बना सकते हैं मैप, यहाँ पर लकीरें खींच सकते हैं। पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। बात कर रहा है भारत के उत्तर पश्चिम, यानी कि इस दिशा में क्या है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। यानी कि यहाँ से जो आपके चालू हो रहे हैं वो आपके उत्तर पूरब और यानी कि उत्तर में और उत्तर पूरब में और उत्तर पश्चिम में यहाँ तक आपके जो है नवीनतम बलित पर्वत हैं, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही होगी। इसके दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा है, दक्षिणी भूभाग आप देख सकते हैं उत्तर में चौड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पठारीय क्षेत्र है दोस्तों, पठारीय क्षेत्र जो ट्राइंगल के रूप में लिया गया, दक्षिण में चौड़ा है और उत्तर की तरफ ये आपका नहीं, दक्षिण की ओर ये सकड़ा है, उत्तर की तरफ ये चौड़ा है। ओके दोस्तों, और इसके नीचे की तरफ हिंद महासागर है। और अगर भारत की बात करें तटीय क्षेत्र की, तो भारत के पश्चिमी में जो तटीय क्षेत्र है उस तरफ आपके लक्षद्वीप आता है और अरब सागर आता है। और अगर दक्षिण की तरफ जो तटीय क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इस तरफ जो आती है आपकी बंगाल की खाड़ी आती है। एक बात और बता दूं, अक्षांश और देशांतर का विस्तार 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। एक चीज़ बता देता हूँ, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी की गोलार्ध और अक्षांश देशांतरों की दूरी में फर्क होना। अक्षांशीय विस्तार जो आपका उत्तर दक्षिण पृथ्वी के अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान रहती है। हर एक डिग्री अक्षांश की दूरी करीबन यानी कि 1 डिग्री है जो 111 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 111 किलोमीटर। इसलिए 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार का मतलब लगभग हो गया 3300 किलोमीटर उत्तर दक्षिण। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का मानक समय, देखिए प्रत्येक देश में जो घड़ी का जो समय निर्धारित किया गया है वो कोई ना कोई एक मानक रेखा से निर्धारित किया गया है। देखिए भारत का मानक समय, पहले तो सबसे पहले बता देता हूँ, विश्व का मानक समय जो ग्रीनविच रेखा से तय किया गया है। ओके दोस्तों, अब देखिए भारत में देखते हैं, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो देखिए दोस्तों, गुजरात इस जगह पर है, अरुणाचल प्रदेश इस जगह पर है, तो इसकी जो समय में है 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर दोस्तों कैसे है, उस 2 घंटे के अंतर को समझने का प्रयास कीजिए। 2 घंटे का अंतर ऐसे है दोस्तों कि आप सपोज करके चलिए कि गुजरात और अरुणाचल जो है, गुजरात जो है पूरब की ओर है, अरुणाचल पश्चिम छोर पर होने के कारण इन दोनों राज्य के बीच में स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले उगता है। ओके दोस्तों, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है आपका, यानी कि यहाँ पर सूर्य जो है गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले उगता है। अब दोस्तों 2 घंटे पहले सूरज उगा अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि 2 घंटे पहले दिन निकल गया। जब दोस्तों दिन यहाँ पर 2 घंटे पहले निकला है तो सूरज ढलेगा भी जल्दी, तो यहाँ पर रात भी 2 घंटे पहले होगी। ओके दोस्तों, यही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर जब 2 घंटे बाद सूरज निकलेगा तो दोस्तों रात भी यहाँ पर 2 घंटे लेट होगी। ओके दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर दिन की अवधि में 2 घंटे का अंतर गुजरात में और आपके अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यौमोत्तर रेखा माना गया है। दोस्तों मानक यौमोत्तर रेखा यानी कि टाइम रेखा माना गया है कौन सी, 82 डिग्री 3 मिनट को, जो आपको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दोस्तों स्थित है। दोस्तों अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर उत्तर से लेकर के दक्षिण से उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर पड़ता है। ओके दोस्तों, इस बात को और डीपली समझाऊंगा दोस्तों। देखिए कश्मीर, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, तो दोस्तों बता दूं मैं आप लोगों को, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर के 2 कारण हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के कारण, पृथ्वी का अक्ष क्या है दोस्तों, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। यानी कि आप यूँ कहें पृथ्वी टोटली जो गोल है वो सूर्य के चक्कर नहीं लगा रही है। पृथ्वी क्या है, हल्की सी यूँ करके झुकी हुई है, हल्की में तिरछापन है, तिरछेपन पर वो पृथ्वी आपकी सूर्य के चक्कर लगा रही है। और वो झुकाव कितना है दोस्तों, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर सूर्य के प्रकाश की अवधि भिन्न भिन्न होती है। इसलिए कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि अलग अलग होती है। उम्मीद है दोस्तों आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। और थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ, कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच अक्षांश में बहुत अंतर होने के कारण यह दिन और रात की अवधि में भी अंतर होता है। कश्मीर दोस्तों कहाँ है आपका, उत्तर भारत में, तो दोस्तों वहाँ दिन की रोशनी थोड़ी अधिक है, जबकि सूर्य की किरणें या पहले पहुँचेंगी तो सूर्य ढलेगा भी जल्दी, जैसा कि मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश की तरफ बताया था। उसी प्रकार दोस्तों कश्मीर में क्या होता है, सूर्य की किरणें या पहले पहुँचती हैं
तो सूर्य यहाँ ढलता भी जल्दी है। और दूसरी तरफ दोस्तों कन्याकुमारी जो दक्षिणी सिरे पर स्थित है, वह दिन और रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास स्थित है। क्यों स्थित है दोस्तों? भूमध्य रेखा के पास स्थित है, इसलिए यहाँ दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और समझाने के लिए मैंने चित्र लगाया, देखिए ये आपका सूरज है, सूरज को आप लोग देख पा रहे हैं। अब देखिए सूरज के जस्ट सामने जब पृथ्वी होगी तो टोटली आपकी दिन और रात की अवधि जो है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं पूरा प्रकाश पड़ रहा है सूरज का। और सूरज जब इस तरफ है तो पृथ्वी के आधे हिस्से में प्रकाश पड़ रहा है, यानी पीछे के हिस्से में प्रकाश नहीं पड़ रहा है। और जब सूरज की रोशनी इस साइड में पड़ रही है तो उसके पीछे में प्रकाश नहीं पड़ रहा। अब जब सूरज के जस्ट पीछे पृथ्वी है तो यहाँ कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमी हुई है, यानी कि हल्की सी झुकाव लिए हुए, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा झुकाव लिए हुए सूरज की परिक्रमा करती है पृथ्वी। ओके दोस्तों, बिल्कुल सेट नहीं है। और दोस्तों एक चक्कर का औसत समय 24 घंटे होता है, यानी कि 86 और 400 सेकंड पृथ्वी के घूमने की गति में बदलाव का होता है दोस्तों 1.59 मिलियन सेकंड में। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। आप इसको देख सकते हैं एशिया महाद्वीप के किस तरफ स्थित है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ये तो आपका पूर्व हो गया, और ये आपका ये एशिया महाद्वीप का तो ये पूर्व हो गया, और ये आपका एशिया महाद्वीप का पश्चिम हो गया। तो इसके जस्ट बीच में आपका क्या स्थित है? भारत स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अब देखो इसको क्रॉस लगा दें तो ये तो पूर्व रहा आपका, और ये पश्चिम रहा, ऊपर का हिस्सा आपका उत्तर रहा, और नीचे का हिस्सा दक्षिण रहा। तो एशिया महाद्वीप आपका, एशिया महाद्वीप में भारत जो है वो दक्षिणी विस्तार में है। हिंद महासागर कहाँ है दोस्तों? इसके जस्ट नीचे आप मानचित्र में देख सकते हैं कि एशिया में हिंद, भारत के जस्ट नीचे हिंद महासागर है, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थान प्रदान करता है। और दोस्तों दक्षिण के पठार की बात करें तो दक्षिण का पठार हिंद महासागर के ऊपर की ओर फैला हुआ है, ये हिंद महासागर है, और दक्षिण का पठार आपका इस प्रकार से यहाँ पर फैला हुआ आप लोग देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पूरा यही फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में दोस्तों किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं लगी हुई है, क्योंकि दोस्तों भारत की जो है 3 तरफ से समुद्र है और 1 तरफ से स्थलीय सीमा है। दोस्तों 3 तरफ से भारत में समुद्र और 1 तरफ से स्थलीय सीमा है। दोस्तों भारत पूरा, जो भारत का पूरा भूभाग है, 1 तरफ से भूमि से जुड़ा रहता है, बाकी 3 तरफ पानी है। भारत का दोस्तों एक प्रायद्वीप है, उसका उदाहरण है जैसे कि पूर्व में आप बंगाल की खाड़ी को देख सकते हैं, पश्चिम में आप अरब सागर को देख सकते हैं, और दक्षिण में हिंद सागर, यानी कि 3 ओर से ये पानी से घिरा हुआ है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया, जो कि नाम कहलाया हिंद महासागर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं सुएज नहर। देखिए सन 1869 में से सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर का अंतर आया, यानी कि जो रास्ता 7000 किलोमीटर कि जो बढ़त होती थी, 7000 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता था, उसे 7000 किलोमीटर की कमती यानी कि घटत हुई, कम हुआ, यानी कि 7000 किलोमीटर की बचत हुई। देखिए दोस्तों सुएज नहर बनने से पहले यूरोप और भारत के बीच की दूरी केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाते हुए लंबी और खतरनाक थी, लेकिन सुएज नहर के खुलने के कारण 1869 के बाद ये सुएज नहर खुली थी, तो 1869 के बाद यह दूरी कम हो गई, जिससे व्यापार और यात्रा में लगने वाला समय और खर्च दोनों काफ़ी कम हो गए। ओके, अब देखिए भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। जैसे कि आप लोग मान सकते हैं मैगस्थनीज, टॉलमी, हैंगसांग, अलबरूनी, काफ़ी लोग भारत में दोस्तों आए थे भारत की यात्रा करने के लिए, और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों को बाहर ले जाया जाता था। देखिए इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। देखिए भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। उन देशों की आपको अगर मैं नाम बताना चाहूँ कि वो देश कौन से थे, जैसे कि आपका अफगानिस्तान था, आपका चीन था दोस्तों, नेपाल था, तिब्बत था, भूटान था। इन देशों के साथ दोस्तों भारत का काफ़ी लेन देन और आपका व्यापार रहा था। अब देखिए इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली,
आदि संसार के विभिन्न भागों तक भारत द्वारा पहुंची थी। ओके दोस्तों, अब भारत के मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के लिए अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत से मसाले ले जाया करती थी। काली मिर्च हुई, मलमल कपड़ा और ढाका की मलमल कपड़े ज़्यादातर भारत के द्वारा ही विदेशों में भेजे जाते थे। देखिए इसके विपरीत क्या होता था, वहाँ से यूनानी स्थापत्य कला जैसे कि ताजमहल बना, भारत में विभिन्न इमारतें स्मारक जो बनी हुई हैं वो यूनानी स्थापत्य कला की बनी हुई हैं। और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार हैं, कुतुब मीनार है, आपकी गुम्बदें बनी हुई हैं, गोलकुंडा में जो गुम्बदें बनी हुई हैं, महल बने हुए हैं, वो उसकी उन देशों के प्रभाव उन पर देखे जा सकते हैं। देखिए इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं सुएज नहर, मैं आपको दिखा देता हूँ। सुएज नहर ये चली है आपकी और यहाँ से लाल सागर से होते हुए डायरेक्ट भारत के मुंबई पर मिल रही है, जिससे काफ़ी रास्ता 7000 किलोमीटर का अंतर पड़ा है। देखिए भारत के पड़ोसी देश, देखिए भारत के पड़ोसी देशों में भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और देखिए दोस्तों, भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य भारत के अंतर्गत हैं। इनमें बता देता हूं दोस्तों, पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट कौन सा है आपका? ये वाला पश्चिमी तट यहाँ है भारत का, और पूर्वी तट ये रहा। भारत के पश्चिमी तट पर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमन और दीप। कौन से दोस्तों? ये देख सकते हैं आप, दमन और दीप जो हैं ये हैं। और दोस्तों दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप। ओके दोस्तों, और अगर हम बात करें पूर्वी तट पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, वर्तमान में दोस्तों जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद भारत में 28 राज्य और कांड जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, और जो लद्दाख के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश ऐड हुआ था। ओके दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपकी 9 संख्या दी गई है एनसीईआरटी की बुक में वो गलत दी गई है, क्योंकि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर में, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। देखिए डायरेक्ट ही समझा देता हूं दोस्तों, अब मानचित्र में देखिए और एक मैप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब बात करते हैं भारत के उत्तरी पश्चिमी दिशा में। उत्तरी पश्चिमी दिशा में भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ लग रही है, पहला। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इसका जो कोना जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी लग रहा है। ओके, यहीं पर मैं इनकी बता देता हूँ कि कितने कितने क्षेत्रफल भारत और पाकिस्तान के साथ हमारे लग रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे 3323 किलोमीटर। लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कितना लग रहा है दोस्तों, 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा बन रही है। उसी प्रकार आगे आप लोग देख रहे हैं चीन और तिब्बत वाला भाग देख रहे हैं। चीन और तिब्बत के साथ हमारी 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा लगी हुई है। कितनी लगी हुई है? 3488 किलोमीटर की। अगर नेपाल की बात करें, नेपाल जैसे कि आप देख रहे हैं, तो नेपाल के साथ हमारी 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है। कितनी है दोस्तों? 1751 किलोमीटर की। और नेपाल जाने के लिए किसी वीज़ा, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। और फिलहाल में नेपाल में जैन जी आंदोलन चल रहा है। भूटान की अगर बात करें दोस्तों, भूटान आपका ये रहा, तो भूटान के साथ भारत की 699 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा जुड़ी हुई है। ओके, म्यांमार की बात करें दोस्तों, म्यांमार में आपकी अगर बात करते हैं तो म्यांमार के साथ आपकी 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा जुड़ी हुई है। ओके दोस्तों, लिख लीजिए इसको भी, 1643 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की हमारी सीमा रेखा म्यांमार के साथ जुड़ी हुई है। और बांग्लादेश जो कि आपका यहाँ पर है, छोटा सा बांग्लादेश दिख रहा होगा आपको, ये रहा। बांग्लादेश के साथ अगर सीमा रेखा की बात की जाए तो 4096। कितनी है दोस्तों? 4096। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोग अपने नोट्स में इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। अफ़गानिस्तान के साथ जो मैंने दूसरे नंबर पर लिया था, काफ़ी छोटी सीमा रेखा लगती है, मगर फिर भी काफ़ी लंबी मानी जाएगी। 106 किलोमीटर, कम नहीं होता दोस्तों 106 किलोमीटर। उम्मीद है आप लोग इन सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ गएंगे। आगे देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री रास्ता जो है उसे क्या कहते हैं? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर है? यहाँ पर स्थित है। और इसके दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ क्या स्थित है? मालदीव। ओके, देखिए थोड़ा और डिस्क्राइब कर देता हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन में इस वाली बात को, कि पश्चिम में आपका अरब सागर पड़ता है, पूरब में आपकी बंगाल की खाड़ी पड़ती है, इस तरफ दमन द्वीप पड़ता है, इस तरफ अंडमान निकोबार द्वीप पड़ता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला करता था।
देखिए, एक था प्रांत और दूसरी थी रियासत। प्रांत में क्या होता था, वायसराय द्वारा नियुक्त अधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी होता था, वो शासन करते थे। रियासतें दोस्तों ज़्यादातर राजस्थान के क्षेत्र में थी। रियासतों का शासन दोस्तों स्थानीय शासकों द्वारा संभाला जाता था, जैसे राजस्थान में जयपुर के शासकों द्वारा, और भरतपुर में सूरजमल जी द्वारा, और आपका मेवाड़ में काफ़ी सारे शासक हुए, महाराणा प्रताप, अमर सिंह और राणा सांगा, राणा काफ़ी सारे हुए हैं। जोधपुर में भी हुए हैं रणमल जी। तो काफ़ी सारी रियासतें थी राजस्थान में, उनके द्वारा स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर, यानी पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता, यानी कि अंग्रेजों के अधीन उनके स्वायत्तता में ये शासन चलाए जाते थे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।